बुर्ज खलीफा यह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और मलेशिया की 450 मीटर ऊंची ट्विन टावर, इसे हम सब तो जानते ही हैं। इसे सैमसंग ने ही बनाया है, जो शुरुआत में तो नूडल्स, फिश और सब्जी बेचा करती थी, लेकिन आज एक कंपनी फाइटर जेट, शिप्स, टैंक्स और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर के अलावा इंश्योरेंस, फाइनेंस और केमिकल जैसे अलग अलग सेक्टर्स में भी काम करती है। हालांकि हम में से ज़्यादातर लोग सैमसंग को उनके मोबाइल, टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वजह से ही जानते हैं, लेकिन जब Xiaomi और Realme जैसे चाइनीज ब्रांड इंडियन मार्केट में दाखिल हुए तो हम सबको लगा कि अब सैमसंग का भी हाल नोकिया जैसे होने वाला है, क्योंकि हमें सैमसंग के रियल साइज के बारे में जानकारी ही नहीं थी। आज एंड्रॉइड को भी अगर गूगल के बाद कोई कंट्रोल करता है तो वो सैमसंग है, और दुनिया की चाहे कोई भी कंपनी हो, सैमसंग के मदद के बिना एक स्मार्टफोन भी बना पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, चाहे वो गूगल का एक्सेल फोन हो या फिर एप्पल का आईफोन ही क्यों ना हो। अब आप सोच रहे होंगे, शुरुआत में नूडल्स, फिश और सब्जी बेचने वाली कंपनी ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। सैमसंग के नाम ढेर सारी कंट्रोवर्सीज हैं और अपने फास्ट एक्सपेंशन के लिए उन्हें कई बार गलत रास्तों से भी होकर गुजरना पड़ा है। तो चलिए सब कुछ डिटेल से बताते हैं इस वीडियो में। ये है ली बंगचुल, जो साउथ कोरिया के एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और महज 28 साल की उम्र में इन्होंने सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत करी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरिया में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार, जहां 3 नंबर बिग और पावरफुल को शो करता है और स्टार एवरलास्टिंग को। और आज बिग, पावरफुल और एवरलास्टिंग सैमसंग को डिस्क्राइब करने के लिए एक परफेक्ट वर्ड है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। सैमसंग एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, जिसने धीरे धीरे अपने बिजनेस को पूरे साउथ कोरिया और आसपास के कंट्रीज में एक्सपांड कर लिया था। सियोल शहर में इनका हेड ऑफिस था और साल 1950 में नॉर्थ कोरिया से जब वार शुरू हुआ, तब तक इनका नाम साउथ कोरिया के टॉप 10 ट्रेडिंग कंपनी में शामिल हो चुका था। दोस्तों, इस वार से ही सैमसंग की असली कहानी शुरू होती है। वार की वजह से इन्हें अपना बेस सियोल से बुसान शिफ्ट करना पड़ा। बिजनेस की हालत तो ऐसी हो गई कि सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। एक्सपोर्ट तो दूर, इम्पोर्ट, लोग खाने पीने की चीज़ों के लिए इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट हो गए। जैसे ही वार खत्म हुआ, ली ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का फैसला लिया और लोगों के लिए सस्ते प्रोडक्ट बनाने लगे। कोरिया में शुगर कैन का प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज स्केल पर होता है, इसलिए सैमसंग ने शुरुआत शुगर कैन रिफाइनरी से करी और उसके प्रॉफिट से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एंटर कर गया, ताकि लोगों के लिए सस्ते कपड़ों की जरूरत को पूरा किया जा सके। सैमसंग ने कोरिया का सबसे बड़ा वुलन मिल स्टार्ट किया और कपड़े भी बनाने लगे। दोस्तों, सैमसंग की डाइवर्सिफिकेशन ने कंपनी को डूबने से बचा लिया था, इसलिए ली ने इस स्ट्रेटजी को और भी अग्रेसिवली फॉलो करना शुरू कर दिया और अपने प्रॉफिट को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करने लगे। सैमसंग ने कई सारे डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोले और अपने बिजनेस को इंश्योरेंस कंपनी में भी एंटर करा दिया, और आज की डेट में सैमसंग कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इन सभी बिजनेस एक्सपांशन से इतना सारा पैसा आने लगा कि ली बंगचुल साउथ कोरिया के सबसे रिचेस्ट मैन बने। फिर साल आया 1968, जब सैमसंग बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में भी उतरने का फैसला लिया और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक ने 1 साल में ही अपना फर्स्ट प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया, जो था 12 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और महज कुछ ही वर्षों में ये दुनिया के नंबर 1 टीवी मैन्युफैक्चरर बन गए। इन सब सक्सेस ने सैमसंग को और मोटिवेट किए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में। और सैमसंग ने 1979 में माइक्रोवेव, 1980 में एयर कंडीशनर, 1980 में टेलीविजन और 1983 में पर्सनल कंप्यूटर भी लॉन्च कर दिए। लेकिन उन्हें जल्द ही महसूस हुआ कि इन इलेक्ट्रॉनिक के छोटे छोटे पार्ट्स के लिए उन्हें किसी दूसरे कंपनी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसलिए वे एक सेमीकंडक्टर कंपनी को ही खरीद लिए और अपने लिए खुद पार्ट बनाने लगे। और आगे चलकर सेमीकंडक्टर कंपनी को इतना एक्सपांड किया कि उसे ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करने लगे। और आज एप्पल भी अपने फ़ोन में जो मेमोरी चिप यूज करता है वो सैमसंग की ही मेमोरी चिप होती है। इसके अलावा भी सैमसंग के कुछ ऐसे डिवीजन हैं जिन्हें जानकर आप शॉक हो जाएंगे। सैमसंग हैवी इंडस्ट्री, जो दुनिया के लार्जेस्ट शिप बिल्डर्स में से एक है, और दूसरा डिवीजन है सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग, जो रोड, टनल, ब्रिजेस और दुनिया के कई बड़े बड़े बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि दुबई का बुर्ज खलीफा और मलेशिया का ट्विन टावर, इसे सैमसंग ने ही बनाया था। इसके अलावा साउथ कोरिया का लार्जेस्ट थीम पार्क और कई लग्जरियस होटल्स
और सैमसंग एक टाउन भी ओन करता है जिसे सैमसंग टाउन के नाम से भी जाना जाता है। अब शायद जो लोग सैमसंग को एक मोबाइल फोन और सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर समझते थे, वह एक छोटा सा आइसबर्ग के ऊपर का। यहाँ अभी हमने सैमसंग के नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन का तो जिक्र भी नहीं किया, जिसमें सैमसंग के यूनिवर्सिटी और मेडिकल सेंटर भी शामिल है। जी हाँ, सैमसंग मेडिकल सेंटर एक यंग इंटरप्रेन्योर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है और अपने बिजनेस को अलग अलग मार्केट में डाइवर्सिफाई करता है। कोई रुकावट नहीं, कोई चैलेंज नहीं, और बहुत ही कम समय में एक मल्टी बिलियन एम्पायर खड़ा कर देता है। सुनने में तो यह एक स्टोरी इनक्रेडिबल सक्सेस जर्नी की तरह लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस सक्सेस जर्नी के पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो चलिए इसके डार्क साइड को भी समझ लेते हैं। वार के बाद साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पूरी तरीके से रुक चुका था। कोरियन प्रेसिडेंट अपनी इकोनॉमी को एक्सपांड करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े कोरियन ग्रुप को सपोर्ट करने का फैसला लिया, लेकिन सपोर्ट करने का तरीका बिल्कुल ही अनइथिकल था। सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसे कई बड़े बड़े बिजनेसेस को आसान शर्तों पर लोन दिया गया और टैक्सेस में रियायतें दी गई ताकि उनका बिजनेस एम्पायर बड़ा हो सके और देश की इकोनॉमी ग्रो हो सके। यहाँ तक कि जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में एंटर किया तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज पर लगने वाले टैक्सेस में 50% तक रिड्यूस कर दिया गया और उसे कंपटीशन से बचाने के लिए जापान सहित कई देशों पर बैन लगा दिया गया साउथ कोरिया में प्रोडक्ट बेचने पर, और कंज्यूमर को मजबूर किया गया सैमसंग का प्रोडक्ट लेने पर। इससे तमाम सारे फायदे सैमसंग को पहुंचाए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने कंपटीटर से काफी आगे निकलता गया। और कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो वार के बाद मिलने वाले अमेरिकन रिलीफ फंड को भी सैमसंग के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये सब कुछ हो पा रहा था तो सैमसंग के फाउंडर की वजह से, जो एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने के खिलाड़ी माने जाते हैं और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के एक अच्छे दोस्त। इस वजह से सैमसंग को हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। बाकी कंपनीज की तरह सैमसंग के ऊपर कोई एक्सपोर्ट लिमिट नहीं थी। एक्सप्रेशन में उन्हें कभी फंड की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि सरकारी बैंक के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहते थे। हालांकि सैमसंग के फास्ट ग्रोथ से कोरिया की इकोनॉमी को फायदा पहुंचने लगा, खासकर एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में बहुत से सारे लोगों को रोजगार मिलने लगा। लेकिन छोटे छोटे बिजनेसमैन बर्बाद होने लगे, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी गवर्नमेंट सपोर्टेड सैमसंग जैसे ज्वाइंट के सामने कैसे टिक सकती थी। सैमसंग इतना पावरफुल हो गया कि वो जिस भी नए फील्ड में एंटर करता उसमें दूसरे बिजनेसेस को तहस नहस करने की ताकत रखता था, और इस तरह से कोरिया की इकोनॉमी किसी एक कंपनी पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गई थी। साउथ कोरिया में सैमसंग हैविली इन्वॉल्व था। साल 2014 में साउथ कोरिया के कुल जीडीपी में 17% अकेले सैमसंग का कंट्रीब्यूशन है। एलजी और हुंडई की भी कुछ ऐसी ही कहानी है, लेकिन सैमसंग उसमें सबसे बड़ा है। और कोरियन बिजनेस एम्पायर जिस तरह से कुछ गिनी चुनी कुछ कंपनीज के हाथों में, उससे लगता है कि साउथ कोरिया का ज्यादातर पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस 2-3 बिजनेस फैमिली के ही कंट्रोल में चला गया है। 1987 में ली के डेथ के बाद उनके बेटे ली कुन ही ने जगह संभाल ली, जिनके समय में सैमसंग और गवर्नमेंट का रिलेशन और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। 1996 में उनके ऊपर फॉर्मर प्रेसिडेंट को रिश्वत देने का आरोप लगा, लेकिन सैमसंग और गवर्नमेंट के कनेक्शन की वजह से उन्हें वर्तमान प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया बिना किसी एक्शन के। ऐसी ही एक घटना 2008 में हुई, जब ली कैन ही को एक टैक्स चोरी और एक घोटाले में आरोपी पाया गया। उन्हें अपने पद से हटाने के साथ साथ 3 साल की सजा भी सुना दी, लेकिन अगले ही साल उस समय के प्रेसिडेंट ने उन्हें माफ कर दिया और वो फिर से सैमसंग के चेयरमैन बन गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस तरह से आप सैमसंग और गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को समझ सकते हैं। इसके बाद भी अपने बेटे ली जोन को सैमसंग का हेड बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिश्वत देने के आरोप उनके ऊपर लगे। फिर ली जोन भी आरोपी पाए गए, फिर भी किसी भी आरोप पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आज सैमसंग के खिलाफ आवाज उठाने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती। अब दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में बताए गए सैमसंग के जर्नी का बैकग्राउंड तो समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ सैमसंग के हिस्ट्री में हुए एक इंसिडेंट के बारे में जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, जिसने सैमसंग के रिपुटेशन और शेयर मार्केट को हिला कर रख दिया था। ये बात है 2016 की, जब सैमसंग नोट 7 सीरीज की ब्लास्ट की खबरें आने लगी। पूरी दुनिया के मीडिया चैनल पर फोन एक्सप्लोज की खबरें छा गई और यहाँ तक कि एयरलाइंस में भी इस फोन को बैन कर दिया गया। इस प्रेशर की वजह से सैमसंग को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा और मार्केट में गए फोन्स को रिकॉल करके बुलाना पड़ा। इस वजह से सैमसंग को $5 बिलियन का नुकसान हुआ। कंपनी ने उस समय एक्सप्लोजन का कारण बैटरी को बताया था, लेकिन कुछ समय बाद सच्चाई निकलकर ये सामने आई कि एप्पल से कम्पीट करने के लिए इस
स्मार्टफोन को एक फीचर की सख्त जरूरत थी, जिसे सैमसंग ने अपने डिजाइन और इंजीनियर से जल्दी में तैयार करवाया था। बिना प्रॉपर टेस्टिंग के इस डेंजरस फोन को मार्केट में उतार दिया था। हालांकि इन सभी कंट्रोवर्सीज और बैड प्रैक्टिस के बाद भी सैमसंग सक्सेसफुल होता रहा और हर साल अपने नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करता रहा और दुनिया में अपना रेवेन्यू, साइज और पकड़ बनाता रहा। पिछले कुछ सालों से सस्ते और फीचर रिच इन चाइनीज ब्रांड ने सैमसंग का इंडिया में मार्केट शेयर कम तो कर दिया था, लेकिन आज के करंट मार्केट शेयर बताते हैं कि अब इन चाइनीज ब्रांडों से इंडियंस का मन उतर रहा है और फिर से सैमसंग एक जोरदार बाउंस बैक लगाने वाला है इंडिया में।